रमेश जी, आपका अब आपको लाता हूं, अब आप असली पिक्चर बताइएगा, फिर मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा। ये बीजेपी से लड़ने के लिए हिंदुत्व पर आना, जब केजरीवाल तो वैसे ही बीजेपी सबसे कमजोर, अगर हिंदुत्व का स्ट्राइक रेट रहता है तो केजरीवाल खिलाफ रहता है। विधानसभा के नतीजे अगर आप देखेंगे, उसको केजरीवाल भी आज हिंदुत्व के मुद्दे पे उतर रहे हैं, और फिर सीएम योगी को इतना बड़ा करके बीजेपी ला रही है। तो यहां पे सही दिशा में कौन है और पिछड़े उस पे कौन है पायदान पे? देखिए पुष्कर जी, अगर सही दिशा की अगर बात करो तो आम आदमी पार्टी अपने पुराने धर्रे पे है। जो उन्होंने 3 चुनाव पहले लड़े हैं, तो कमोबेश उसी धर्रे पे वो चल रहे हैं, वो ज्यादा वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात हिंदुत्व को छोड़ना, हिंदुत्व को पकड़ना, तो अरविंद केजरीवाल के जो मुद्दे पहले थे और जो उनकी भाषा पहली थी, वही इस समय दिख रही है। हाँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है कि हम लोग करें तो करें क्या, ऐसा क्या करें जो कम से कम अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की एक काट ढूंढी जाए। अब काट भारतीय जनता पार्टी किसमें ढूंढ रही है? योगी आदित्यनाथ के अंदर। अब दिल्ली के अंदर 10 आदमी खड़े कर दो, 10 वोटरों में तीसरा वोटर आपको पूर्वांचली दिखाई देगा। बिल्कुल। 25-27 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हार जीत का फैसला करते हैं। अब आप मुस्तफाबाद देख लो, सीलमपुर देख लो, और जीटीबी का इलाका देख लो, ये ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के इलाके हैं सारे। जीटीबी में इतना बड़ा तेग बहादुर अस्पताल, जो 80% मुझे लग रहा है सारे यूपी के वहां मरीज आते हैं। अब योगी आदित्यनाथ को उतारने की मंशा क्या है? खुद से उतर रहे हैं या उनको उतारा जा रहा है? देखिए, हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जो इन्होंने एक स्लोगन बनाया, कटेंगे मिटेंगे, एक रहेंगे, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, चार रहेंगे, पांच रहेंगे, उनका हिट हो गया, फॉर्मूला उनका हिट हुआ। उनको लगता है कि अब ऐसी पिच पे, बिल्कुल आसान सपाट पिच पे योगी आदित्यनाथ को उतारने से फायदा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे टेस्ट कर लिए पिछले चुनाव में। उन्होंने पिछले से पिछले चुनाव में किरण बेदी को उतारा, हार गई, खुद की भी सीट हार गई। हिंदुत्व के सारे मुद्दे, सारे कार्ड उन्होंने खेल लिए। उसके बाद में अब जिस तरीके से दिल्ली को सरकारी बाबुओं की दिल्ली कही जाती है, चाहे सेंट्रल के कर्मचारी हो, चाहे स्टेट के कर्मचारी हो, भरमा रहे हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, उनको अपनी तरफ लाने के लिए किया कि करा जाए। 8वां वेतन आयोग उन्होंने लागू कर दिया। लागू कब होगा वो तो पता नहीं है, नहीं, वो लेकिन तो कह दिया है 17 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। एरियर बाद मिल जाएगा, वो तो 27 में मिले। कैसी बात आप कर रहे हैं? 27 का चुनाव होगा वो चौहान तो। जी, ये बताओ, चुनाव तो अब है, भूख तो अब लगी है। कर्मचारी को आप 1 साल के लिए इंतजार करवाओगे? 1 साल के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा क्या नहीं हो, खैर वो पुरानी लंबी बात हो गई है। बात यहाँ पे ये आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के जो डेली मंथन बीजेपी के कार्यालय में हो रहा है, वो इस बार 2 चीजों पे ज्यादा है। पूर्वांचली को कैसे रिझाया जाए, और महिला वोटरों को अपने पक्ष में कैसा करा जाए। अगर इन दोनों धड़ों को अपने पक्ष में लिया है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत जाएगी। अब हुआ क्या, पूर्वांचलियों के मामले में पिछले 11 दिन से एक चीजें चल रही थी कि उनके पक्ष में ऐसी हवा बनाई जाए और ऐसा कुछ कहा जाए ताकि वो अपने पक्ष में आए। लेकिन मुझे लग रहा सारा किया धरा जो रायता, वो इनका जो शहजाद पूनावाला ने, उन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया। सही बात। उन्होंने ऐसी भाषा बोल दी, ऐसी शब्द उनके लिए बोल दिया, तो उसको मैनेज करने के लिए उनसे माफी मंगवाई जाती है। तो यहाँ पे जो उनको लीड है गायब कर दिया वो है ऊपर। बीजेपी ने। आपकी बात बताऊं, अब वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, ना वो टीवी डिबेट्स में जा रहे हैं, कम से तो कम। इसमें सीधा सीधा नुकसान होगा। ये सब करने से क्या मैसेज जाता है? क्या मैसेज जाता है कि हमने कान पकड़ के माफी मांग ली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसमें जो डैमेज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो लीड है फिर आम आदमी पार्टी ने ले ली। अब बात आ जाती है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के आने से फायदा होगा, ये निश्चित तौर पे ये मान भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है। लेकिन दिल्ली का जो वोटर है इस बार बड़ा एकदम चतुर चालाक साइलेंट होके बैठा हुआ है। मैं आज सुबह अपनी गली में देख रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग आ रहे थे, झंडा लेके बजा भी रहे थे, ढोल बोल बजा रहे थे, हमको वोट वगैरह दो।
तो कोई घर से नहीं निकल रहा है बाहर, कोई कुछ, हाँ बच्चे जरूर देख लें कि हाँ भाई कोई खेल खिलौना वाला आ गया, देख लेते हैं। जबकि एक क्रेज हुआ करता था, कोई पार्टी वाला जब आता था तो खुद से लोग अब निकल के लड़ाई जाते रमेश थे। जी कहाँ आप भी वो बात कर रहे हैं। अब लड़ाई सोशल हाँ, मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक ट्वीट सुबह करो, एक एक्सपोज लिखो, फिर मजा देखिए आप उस पे। मैं वही कहना चाह रहा था। अब जो लड़ाई है वो बदल गया, लड़ाई का तरीका बदल गया। अब आपको झंडे नारे से फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ट्विटर पे एक एक्स पे कुछ लिख दिया, उस पे क्या होता है, राम भी आ जाते हैं, रावण भी आ जाती है, सीता मैया भी आ जाती है। जबकि इनको बिंदुवार तरीके से लाना चाहिए। भाई एक मुद्दा कोई कम से कम टीवी चैनल पे 24 घंटे तो चल जाए। लेकिन अब क्या होता है, एक मुद्दा उठ रहा है सुबह और शाम को खत्म। फैक्ट चेक यही हो तो जा हो रहा रहा है। है, फैक्ट चेक हो जा हाँ, रहा है, उसमें तुरंत लड़ाई खत्म। वहीं अब देखो अब आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से इस पूरे रावण वाले मुद्दे को ले लिया, पूरे घुमा दिया। मतलब इसमें चतुराई आप कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी और उनके जो नेता हैं ठीक है। इतने सियासी मजबूत हो चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख तक जो भी मुद्दा उठाएगी बहुत सोच समझ के उठाएगी। क्योंकि बीजेपी कार्यालय में मंथन सुबह से हो रहा है कि यार इतना बढ़िया मुद्दा उठाया था, केजरीवाल ने तो उल्टा कर दिया। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। बात को अरे वो लेके बड़ी और उनके प्रवक्ता सारे अपनी लाइन सेट है उनका, उसमें वहां ढील नहीं होती है। ऋचा जी, आपने हमें तीनों पैनलिस्ट को सुना, बड़ा लड़ाई लड़नी है, उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली तक की है। ये दिल्ली में चेहरा दे देते, उसके बाद किसी करवा लेते। आप कह रहे हैं जो बिल्कुल नब्ज वाली बात कही रमेश ठाकुर जी ने कि पूर्वांचली और जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं 12-13, उस पे जिताने के लिए योगी से बढ़िया कोई फैक्टर नहीं था, इसीलिए सीएम योगी को उतारा है। अभी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा आज कर लेते हैं प्रोग्राम, क्योंकि कल से राम और रावण इतना चल गया ट्विटर पे, जो रमेश जी ने कहा, और सीएम योगी का भी आ गया कार्यक्रम की 14 रैली करेंगे। तो बीजेपी दिल्ली में इतना कमजोर है या सीएम योगी ही वो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो सब जगह सर्वमान्य और एक्सेप्टेबल है? नहीं, आदरणीय पुष्कर सर, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और हमारा संगठन ये निर्णय करता है कि कौन स्टार प्रचारक होगा। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनावों में जुटते हैं। और ऐसा नहीं है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में कोई पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले वो तो हिसाब गिना दिया संजीव जी ने कि पिछली बार 4 दिनों में किए थे 14 रैली, स्ट्राइक रेट देख लीजिए। हाँ, नहीं, स्ट्राइक रेट तो अब इनको अपना आगे वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से ये दे पाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी मांग थी और हरियाणा में भी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसको देश की जनता ने खुले मन से स्वीकार किया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो पूरी राजनीति है वो विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति। वो जहां एक तरफ विरासत को लेकर चलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास के मॉडल को भी स्थापित किया है। आज इसको पूरा देश देख रहा है और दिल्ली की जनता ने ये भी देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, जो कि शराब घोटाले के में अकंठ डूबी हुई है, शराब घोटाले में ये किस तरीके से लिप्त हैं कि शराब की बोतलों में आज ये घुस चुके। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी ने किसी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात करके आई थी, लेकिन आदरणीय पुष्कर सर, दिल्ली की जनता ने और पूरे देश की जनता ने देखा है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास के भीतर हिंसा की शिकार हो जाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके आरोपी को संरक्षण देते हैं, उसमें सहभागी बनते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस टू क्राइम अगेंस्ट विमेन का मॉडल दिया है, माफिया मुक्त बनाया है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया है और जीडीपी में आज हम दूसरे पायदान पर हैं देश में सहयोग करने वाले। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को तो पूरा देश स्वीकार कर रहा है और इनको घबराना नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। हमारे सभी नेता जाएंगे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी जाएंगे और वहां की जनता के बीच में हम आम आदमी पार्टी का सच लगातार रख रहे हैं।
अब ये चाहे जितना भगवान राम का नाम ले ले, लेकिन पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। किस तरीके से इन्होंने बार बार सनातन का अपमान किया है, हिंदू विचारधारा का अपमान किया है, हिंदुत्व को मानने वाले लोगों का अपमान किया है। आप मौलवियों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन आपको हिंदू पंडितों की याद तब आती है जब चुनाव आ जाता है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस तरीके से आपने दिल्ली में संरक्षण दिया हुआ है, इससे पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त है और वो सच भी सामने आ चुका है। इनके पास मुद्दे नहीं है। जिस स्कूल के मॉडल को ये बताते थे, आज वो स्कूल का मॉडल भी सामने आ चुका है और शिक्षा मंत्री जी के बच्चे स्वयं कितने बड़े लोन के साथ वो विदेशों में जा रहे हैं, आज इसका भी हिसाब दिल्ली की जनता इनसे करने जा रही है। ऋचा और जी, दिल्ली की जनता एक कटु सत्य है, मैंने आपको अनवरत बोलने दिया, काट ढूंढ नहीं पाए विधानसभा में। उड़ीसा में कमल खिल गया, ऐसी ऐसी जगह कमल खिल गया मोदी जी के आने के बाद, लेकिन दिल्ली वो दर्द है बीजेपी के लिए। एक बार 3 सीटों पर छोड़ा, दूसरी बार पटकनी दी तो केवल 8 सीटें मिली। बीजेपी अभी समझ नहीं पा रही दिल्ली में कैसे लड़े, और रमेश जी वही बता रहे हैं कि कहां राम और रावण वाला मुद्दा जब चला तो समझ, और सबसे बड़ी बात चेहरा नहीं होता है। जब चेहरा नहीं होता है ना, इतिहास रचा सीएम योगी ने, जब उनको यूपी में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कंधे पे हाथ रख के कहा यूपी में है उपयोगी तो योगी हैं। आप रिजल्ट देखिए। आप यहां चेहरा देने से क्यों डर गए?